नईम उठकर सीढ़ियों के ऊपर आ खड़ा हुआ। उसके माथे और आंखों पर रोशनी पड़ रही थी और निचला चेहरा साए में था। खून के दबाव की वजह से उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था और उस पे गहरे इन्हेमाक की लकीरें थीं। नजमी उसकी तरफ पुश्त किए दोनों हाथ गोद में रखे बेतरतीब कुर्सियों, मेजों, बैडमिंटन के रैकेटों, अखबारों, शरबत के गिलासों और आम की काशों और छिलकों के दरमियान अकेली मेज पर बैठी थी। उसके बड़े से सर और तंग नाजुक पुश्त में कोई हरकत न थी। हवा थम चुकी थी और रात में गैर मामूली बेचैनी और दूर का हल्का हल्का शोर था। नईम ने सुतून पर से हाथ उठाया और सीढ़ियां उतरकर आहिस्ता आहिस्ता लॉन की तरफ बढ़ा। नौकरों के झुरमट में रहने की आदी नजमी ने उसे अपने पीछे चलते हुए सुना और नजरअंदाज कर दिया। नईम बिखरे हुए सामान के दरमियान चलता हुआ उसके सामने जा खड़ा हुआ। उस वक्त नजमी उसे देखकर चौंक पड़ी। वो जरा सी पुश्त मोड़े कुर्सी के बाजू का सहारा लिए उसी इन्हेमाक से सब्जे पर देख रहा था। उसे देखकर हमेशा की तरह नजमी को दूर की खुशी का एहसास हुआ। उसका ये रिश्ते का भाई, जिसे वो मुद्दत से जानती थी और चाहने के बावजूद जिसके बहुत ज्यादा नजदीक वो कभी न हो सकी थी, उसके लिए एक पुरस्रार पुरकशिश दूरी का हामिल था। उससे जब वो मिली, उसे महसूस हुआ कि अपने नरमी और खुशखल्की के रवैये के बावजूद वो एक बिल्कुल अलग बेगाना हस्ती थी, जिसके साथ बेतकल्लुफी की नौबत कभी ना आ सकती थी। इसके बावजूद वो वाहिद शख्स था जिसके बारे में वो हमेशा अपने कुदरती तबकाती तासुरात से आजाद होकर सोचती थी। इस बात का भी उसे इल्म था कि इस अधेड़ उम्र खूबसूरत शख्स से, जो उसका नजदीकी रिश्तेदार था, मिलकर वो हमेशा खुश होती थी और उसको खुश करने की भी नाकाबिले बयान ख्वाहिश महसूस करती थी। नईम ने झुककर लिपटा हुआ कैनवस उठाया और उसे खोलकर देखने लगा। सुर का पोर्ट्रेट है। वो छलांग लगाकर मेज से उतरी और बच्चों की तरह तेज तेज आंखें उसकी तरफ उठाकर बोली, आप सुर को जानते हैं नईम भाई? सुरबाला। सुरबाला? हाँ। वो आज नहीं आई, नजमी ने उदास होकर कहा। वो आज नहीं आई? अच्छा, नईम ने दोहराया। फिर वो बिला वजह आहिस्ता से हंसा और कुर्सी पर बैठ गया। नजमी उसके सामने मेज पर चढ़कर बैठ गई और शिकायती लहजे में बोली, इतनी बार कहा आपका पोर्ट्रेट बनाएंगे, सिटिंग ही नहीं देते। पोर्ट्रेट? हाँ, देंगे देंगे। आपके दोस्त सारे चले गए? सारे चले गए, नजमी ने दोहराया। मछली का शिकार? खूब रहा खूब। वो हंसा। हमेशा पूछती हो और आप हमेशा लेकर नहीं जाते। इतनी बार कहा हमें भी कभी ले जाएं। आप अपनी छड़ी और डोरी तो मंगवाती नहीं। अरे मछली पकड़ने कौन जा रहा है नईम भाई? आप तो याद ही नहीं रखते। आपका पोर्ट्रेट बनाएंगे दरिया के किनारे पर। और अरे इतना उम्दा रहेगा भाई वो, जहां दूसरे किनारे पे छोटा सा जंगल है नहीं, वहीं पे उस किनारे आप दरिया में डोरी फेंक कर एक बड़े से पत्थर पर चढ़कर अपने ख्याल में बैठे होंगे, जैसे बैठा करते हैं, और कंधे पर एक कौवा बैठा होगा। और इतना कैरेक्टर है आपके चेहरे पर, पता है आपको? नईम खामोशी से हंसा। फिर वादा कीजिए अब की बार हमें और अजरा आपा को लेके जाएंगे। हाँ, जरूर ले जाएंगे। उसे एक अजीब इन्हेमाक से अपनी तरफ देखता हुआ पाकर नजमी घबराकर चुप हो गई। वो उसकी अनोखी तबीयत से मरूब भी थी और खाइफ भी, लेकिन इस तरह से वो बहुत कम उसे देखा करता था। दूर की आवाजें उठ रही थीं और गिर रही थीं। कहीं पर शायद आग लगा दी गई थी, जिसकी नारंगी रोशनी आसमान की तरफ उठ रही थी। बरामदे का टेलीफोन जोर जोर से बजना शुरू हो गया। अजरा नहीं, सिर्फ तुम, नईम ने कहा। अजरा आपा नहीं? नईम ने कोई जवाब न दिया, सिर्फ उसे देखता रहा। टेलीफोन थोड़े थोड़े वक्फे पर मुसलसल बजे जा रहा था। सारे नौकर कोठी के पिछवाड़े खौफजदा भेड़ों की तरह जमा होकर शहर की जानिब देख रहे थे। सिर्फ एक मेहरी बरामदे में सहमी हुई टेलीफोन को और नजमी को बार बार देख रही थी। यह आला कतई तौर पर उसकी समझ से बाहर था। पल भर में नजमी पसीने में भीग गई। अनीस कहता है वहां पर जाकर मुझे सुकून मिलता है, और सुकून मुझे तुमसे मिलकर भी मिलता है। वो उसी इन्हेमाक से बोल रहा था। तुम मुझसे कभी नहीं मिलती, बात नहीं करती, क्यों? ओह अच्छा, नहीं नईम भाई, वो कोशिश करके हंसी। लेकिन अजरा आपा? नईम ने हाथ उठाकर उसे चुप रहने का इशारा किया। तुम्हें पता है मेरी कैसी कोफ्त की जिंदगी है। उससे बचने के लिए मैं हर जगह मारा मारा फिरता हूँ। मेरी बीवी, उसके साथ एक मुद्दत गुजर गई, मुझे कुछ नहीं दे सकी। और तुम इतनी ज़हीन हो, तुम्हारा दिमाग, मैं उसके साथ हैवानों की तरह रहता हूँ। और तुम, उसने हाथ बढ़ाकर उसकी ठोड़ी और गाल और होठों को छुआ।
تمہارا ذہن، میں نے ہمیشہ تمہارے ایسی لڑکی کی تمنا۔ نجمی جو ششدر بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی، میز پر سے ذرا سی اٹھی، پھر دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ نعیم حیرت انگیز صورت کے ساتھ اس بلا خیز طوفانی جذبے میں سے نکل آیا۔ آہستہ آہستہ وہ کرسی پر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ صدمے اور دہشت کے ایک شفاف لمحے نے سارے واقعے کی نوعیت اس پر عیاں کر دی۔ اسی لمحے میں اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا۔ تقریباً بھاگتا ہوا، میزوں کرسیوں سے ٹکراتا وہ اپنے کمروں کی طرف بڑھا۔ نجمی نے پانی کے جگ کے گر کر ٹوٹنے کی آواز سنی اور ہاتھ ہٹا کر جھلملاتی آنکھوں سے اسے لنگڑا کر چلتی ہوئی شبی کو، جو زندگی کی ناقابل تسخیر علامت تھی، غائب ہوتے ہوئے دیکھا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ عذرا حسب معمول نعیم سے اس کے اتوار کے شکار کے متعلق پوچھ پاچھ کر اور اس کی خاموشی سے تنگ آ کر سو چکی تھی، لیکن اس کا ایک بازو ابھی تک نعیم کی چھاتی پر بے سود پڑا تھا۔ نعیم بازو سر کے نیچے رکھے بے خواب آنکھوں سے اندھیرے میں چھت پر اور ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ گرمی اور حبس کی وجہ سے اس کا جسم پسینے سے تر تھا، لیکن اس کے دل میں ہر جذبہ سرد ہو چکا تھا اور ذہن خالی تھا۔ اس نے کئی بار چوڑے آرام دہ بستر پر اپنے آپ کو پھیلا کر سونے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ کھلی کھڑکی میں یوکلپٹس کے پتے سیاہ پتھروں کی طرح ساکن تھے اور ان کے پیچھے مٹیالہ بے جان سا چاند ابھی ابھی اوپر آیا تھا۔ شہر کی جانب سے آوازیں مسلسل آ رہی تھیں، کبھی دور کبھی نزدیک۔ وہ دیر تک بے حس و حرکت لیٹا ان کے زیر و بم کو محسوس کرتا رہا، حتیٰ کہ اس کا بازو سر کے نیچے رکھا رکھا سو گیا۔ کمرے میں صرف پنکھے کے چلنے اور عذرا کے خراٹوں کی ہلکی ہلکی مانوس آواز تھی۔ رات کی کمزور روشنی میں اس نے اپنے سینے پر پڑے ہوئے عذرا کے ہاتھ کو دیکھا، جس کی انگلیاں نیند میں آپ سے آپ ہل رہی تھیں۔ کیسی سکون کی نیند ہے تمہاری، اس نے دل میں کہا، اور اس کے اندر حسد کا تیز احساس پیدا ہوا، لیکن اس کے دل میں اب اتنا زور نہیں رہا تھا کہ اس طاقتور جذبے کو سہار سکتا۔ اندھیرے میں بے حس و حرکت تکلیف سہتے ہوئے اب ایک عجیب سرد مہری اس کے دل میں پیدا ہوئی۔ اس نے سر موڑ کر دیکھا۔ گوشت پوست کا یہ ڈھونگ، یہ کیا ہے؟ یہ عورت کیا سمجھتی ہے، کیا سوچتی ہے؟ کتنی بے حس اور لاپرواہ ہے۔ اسے مجھ سے کیا غرض ہے، کیا تعلق ہے؟ اتنا پھسپھسا رشتہ اتنی مدت سے قائم ہے۔ دفتن اس نے اس عورت سے جو ربع صدی سے اس کی بیوی تھی شدید بیزاری اور لا تعلقی محسوس کی۔ اس کے بازو کو جھٹکے سے ہٹا کر وہ اٹھا اور کھڑکی میں جا کھڑا ہوا۔ چاند اوپر آ گیا تھا اور رات میں جان پڑ رہی تھی۔ آگ کی روشنی اب سارے آسمان پر پھیل چکی تھی اور دور کی موسیقی کی طرح آوازیں کبھی مدھم کبھی تیز آ رہی تھیں۔ عذرا کی آنکھ کھلی اور اپنے آپ کو اکیلے پا کر اٹھ بیٹھی، پھر آنکھیں مل کر اس نے چاروں طرف دیکھا اور نعیم کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ نعیم، اس نے سہم کر کہا، شہر میں شاید فساد ہو گیا۔ گیٹ پر چوکیدار۔ نعیم نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھتا رہا، پھر یکساں سپاٹ آواز میں بولا، نکل جاؤ یہاں سے۔ عذرا کی آنکھوں کے آگے سے اندھیرے کا ایک ریلا تیزی سے گزر گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی پرانی خو بیدار ہوئی، لیکن اب عمر کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ وہ چکرا کر اسٹول پر بیٹھ گئی۔ نعیم نے پلنگ پر سے ڈریسنگ گاؤن اٹھایا اور اسے پہنتا ہوا باہر نکل گیا۔ گیٹ پر چوکیداروں نے اسے باہر نکلتے ہوئے حیرت سے دیکھا۔ سڑک لمبی اور سنسان تھی اور بجلی کے کھمبوں پر روشنیاں سستی اور یکسانیت سے جل رہی تھیں۔ جب کبھی وہ کھمبے کے نیچے سے گزرتا تو دو چار برساتی پتنگے اس کے بالوں پر گرتے یا کسی کوٹھی کا کتا اس پر بھونکتا۔ اس کے علاوہ اسے اپنی تنہا مسافرت میں کوئی نہ ملا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتا گیا، حتیٰ کہ سڑک داہنی طرف مڑ کر شہر کی حدود میں داخل ہو گئی۔ وہ ایک بازار میں سے گزر رہا تھا جہاں اندھیرا تھا اور تمام دکانیں بند تھیں۔ دکانوں کے تختوں پر جگہ جگہ چارپائیاں بچھی تھیں، جن پر سے سوتے ہوئے لوگ اٹھ کر جانے کہاں جا چکے تھے۔ کئی ایک چارپائیوں پر آوارہ کتے چڑھ کر بیٹھے اونگ رہے تھے یا مکروہ آوازوں میں رو رہے تھے۔ پھر ایک چھوٹی سی گلی آئی جسے پار کرنے پر دوسرا بازار شروع ہوا، جس میں بجلی کے کھمبوں پر روشنیاں تھیں اور پتنگے تھے۔ چارپائیاں اسی طرح خالی پڑی تھیں اور کتے اسے دیکھ کر زور زور سے بھونکنے لگے تھے۔ یہ بازار بہت گندا تھا اور کھانے پینے کی اشیاء بکھری پڑی تھی۔ بازار کے وسط میں نعیم کا پاؤں کسی پھل کے چھلکے پر سے پھسلا اور وہ پیٹھ کے بل زمین پر آ رہا۔ اس نے اٹھ کر ایک سلیپر جو اتر گیا تھا پہنا اور پھر چل پڑا۔
اس کے بعد ایک اور اسی قسم کا بازار آیا جس میں آم اور خربوزوں کے چھلکوں اور کتوں سے بچتا بچاتا وہ گزرتا رہا۔ کتے آوارہ اور کاہل تھے اور صرف بھونکنے یا رونے پر مصر تھے۔ کتے کا ایک پلہ سامنے سے گزرتا ہوا اس کی ٹانگوں میں الجھ گیا اور وہ گرتے گرتے بچا۔ پلے نے چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیا، لیکن اس کی ماں جو ایک خالی چارپائی پر نیم دراز تھی قناعت سے پڑی روتی رہی۔ اسی طرح اس نے کئی اندھیری اور نیم اندھیری بدبودار گلیاں پار کی۔ کوئی انسان اس کو نظر نہ آیا، صرف ملی جلی آوازوں کا شور اور آگ کی لہک قریب آتی گئی۔ آخری گلی میں اتنا شور تھا کہ اس نے محسوس کیا جیسے وہ اس کے درمیان کھڑا ہے۔ گلی سنسان تھی اور وہ اکیلا وہاں کھڑا تھا۔ دونوں جانب اونچے اونچے مکان اندھیرے میں پتھریلی بے حسی کے ساتھ کھڑے تھے اور ان کے دروازے اور کھڑکیاں مضبوطی سے بند تھے۔ چلتے چلتے نعیم کا پاؤں پھسل کر گلی کے درمیان بہتی ہوئی نالی میں جا پڑا اور گندے پانی کے چھینٹے اڑ کر اس کے پاجامے پر پھیل گئے۔ اس نے جھک کر سلیپر نالی سے نکالا اور اسے پہنتے ہوئے ایک لمحے کو اس نے اس جگہ پر اپنے آپ کو بے حد اجنبی اور تنہا اور مضحکہ خیز محسوس کیا۔ لیکن جلتی ہوئی لکڑی کی بو اب اس کی ناک میں داخل ہو رہی تھی اور دھواں گلی میں پھیل رہا تھا۔ گلی کا موڑ مڑنے پر اچانک وہ اس ساری تڑپھلاہٹ کے درمیان پہنچ گیا۔ یہ ایک کھلا سا احاطہ تھا جیسا کہ پرانے محلوں میں کہیں نہ کہیں ضرور ہوتا ہے۔ نعیم کے عین سامنے 3-4 اونچے اونچے مکان دھڑا دھڑ جل رہے تھے۔ ہوا کی کمی کی وجہ سے دھواں وہیں پر بھر گیا تھا اور چاروں طرف لوگ جو تماشا دیکھنے کے لیے اپنے اپنے مکانوں کے دروازوں پر اکٹھے ہو گئے تھے آنسو بھری آنکھوں کو بار بار پونچھ رہے تھے اور ناک صاف کر رہے تھے۔ آگ بجھانے کی کوشش کوئی نہ کر رہا تھا، صرف ایک فائر بریگیڈ کا انجن جو اندر نہ آ سکتا تھا باہر سڑک پر کھڑا تھا، اور فائر مین اس کے پتلے سے پائپ کے ذریعے سے جو اتنی بڑی آگ کے لیے نہایت ناکافی تھا پانی پھینک رہے تھے۔ جلتے ہوئے مکانوں کے آس پاس کے گھروں میں سے سامان نکالا جا رہا تھا اور ڈرے ہوئے جسموں اور شدید خطرے کی وجہ سے خالی چہروں والے لوگ چیخ چیخ کر اندر بھاگ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر پسینے کی لکیریں چل رہی تھی اور وہ آگ میں چمک رہے تھے۔ چند ایک پولیس کے سپاہی بلا وجہ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ مخالف سمت میں گلی کے فرش پر چند کنبے اپنے مختصر سامان کے اوپر بیٹھے تھے اور مکمل طور پر خالی الذہن دکھائی دے رہے تھے۔ یہ شاید وہ لوگ تھے جو جلتے ہوئے مکانوں میں سے جان بچا کر نکلے تھے اور جن کی عورتیں اور بچے رو رہے تھے اور مرد سراسیمہ کھڑے تھے۔ ایک جوان مرد جو چیخ چیخ کر اپنے کنبے کو چپ رہنے کی تلقین کر رہا تھا آخر برداشت نہ کر سکا اور کود کود کر اپنی بیوی اور بچوں کو پیٹنے لگا۔ وہیں کھڑے کھڑے نعیم نے اس سارے منظر کے شدید الم اور مضحکے کو محسوس کیا اور چل پڑا۔ اس سارے ہجوم میں کسی نے بھی اس اکلوتے جسم چرا کر نکلتے ہوئے انسان کی افتاد کو نہ پہچانا کہ اجتماعی انسانی افتاد اس قدر جاذب نگاہ ہوتی ہے۔ فائر انجن کے پاس پہنچ کر وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ بلوائیوں کا ایک گروہ ایک اندھیری گلی میں سے نمودار ہو کر آنن فانن دوسری اندھیری گلی میں غائب ہو گیا۔ انہوں نے لنگوٹ اور منڈاسے باندھ رکھے تھے اور پسینے میں نہائے ہوئے سیاہ جسم آگ کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ چند پولیس کے سپاہی ان کا تعاقب کر رہے تھے۔ ایک ثانیہ، لیکن اس ایک ثانیے میں نعیم نے اس گروہ میں ایک بے حد مانوس اور عزیز چہرہ پہچان لیا۔ بلوائیوں کے گروہ میں سے ہونے کے باوجود وہ چہرہ نعیم کے لیے محض ایک ڈر کر بھاگتے ہوئے بچے کا تھا۔ اس کے سرد مہر دل میں اس کے لیے ایسی گمبھیر محبت کی لہر اٹھی جو باپ کے دل میں گمشدہ بچے کے لیے پیدا ہوتی ہے، اور پہلی دفعہ اس نے اس سارے منظر میں اپنے آپ کو جذباتی طور پر شریک محسوس کیا۔ وہ یہاں ہے، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ وہ سڑک پار کر رہا تھا جب ایک سپاہی نے بازو سے پکڑ کر اسے روکا۔ کون ہو تم؟ پھر بازو کی غیر معمولی سختی کو محسوس کر کے اس نے ہاتھ کھینچ لیا۔ یہ کیا ہے؟ نعیم نے جلد جلد آستین چڑھا کر ننگا بازو آگے بڑھا دیا۔ سپاہی نے ٹارچ کی روشنی میں حیرت سے اسے اپنے ڈنڈے کی مدد سے ٹھونک بجا کر دیکھا۔ پھر اس کے لبوں پر ایک نفرت انگیز تمسخر کی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کون ہو تم؟ میں؟ تو کیا میں؟ سپاہی نے کڑک کر کہا۔ نعیم احمد خان۔ کہاں جا رہے ہو؟ میں؟ کہیں نہیں۔ میں حرام زادہ، بیٹھ جاؤ وہاں پر۔ نعیم سڑک کے کنارے ایک دکان کے تختے پر بیٹھ گیا۔ سپاہی ادھر ادھر گھوم کر اندھیری گلیوں میں جھانکتا رہا۔ پھر ایک گلی میں سے 2 اور سپاہی نمودار ہوئے۔ تینوں نے جلد جلد آپس میں باتیں کی اور اسی گلی میں غائب ہو گئے۔ تھوڑی دیر تک انتظار کرنے کے بعد نعیم اٹھ کر چل پڑا۔ کئی سنسان بازار اور گلیاں عبور کرنے کے بعد وہ ایک کھلی سڑک پر نکل آیا۔
ये सड़क क्वींस रोड की तरह सीधी और खाली थी और दोनों तरफ रोशनियां उकताहट के साथ जल रही थी। उस सड़क पर फिर पतंगे उसके बालों पर गिरने और इक्का दुक्का रखवाला कुत्ते उस पर भौंकने शुरू हुए। थोड़ी दूर जाकर वो एक कोठी में दाखिल हुआ। पोर्च में एक मध्यम सी बत्ती जल रही थी। आसपास कोई कुत्ता या चौकीदार न था। इस उजलत से बरामदे में चढ़कर उसने घंटी बजाई। एक बार, दो बार, तीन बार। जिंदगी के कोई आसार न पाकर उसने घंटी के बटन पर उंगली रखी और 1 मिनट तक उसे दबाए रखा। एक बूढ़ा मुलाजिम कोठी के पीछे से नमूदार हुआ। कुछ देर तक वो हैरत से मुंह खोले नईम को देखता रहा, फिर उल्टे पांव भागता हुआ गायब हो गया। रोशन महल के नईम मियाँ। उसने फूले हुए सांस से एक मामा को इत्तला दी। थोड़ी देर के बाद अंदर बत्ती जली और अनीस ने दरवाजा खोला। नईम। उसने सर से लेकर पांव तक 2-3 बार उसे देखा, फिर बाजू से पकड़कर अंदर खींच लिया। कहाँ से आ रहे हो? घर से। बाजू से पकड़े पकड़े रास्ते के कमरों की बत्तियां जलाता हुआ वो उसे अपनी स्टडी में ले गया। कुछ बात है? कुछ नहीं, नईम ने मामूली लहजे में कहा। चंद लम्हे तक उसे गौर से देखते रहने के बाद अनीस गाल फुलाकर झल्लाहट और तंज से हंसा। 3 बजे हैं। जवाब का इंतजार किए बगैर उसने मामा को चिलमची में गर्म पानी लाने का हुक्म दिया। थोड़ी देर में वो पानी लेकर आ गई और उसके पांव धोने लगी। उस वक्त नईम ने देखा कि उसके पांव में सिर्फ एक स्लीपर था। इतनी देर में अनीस ने एक साफ पजामा और स्लीपर लाकर रख दिए। जब मामा चली गई तो नईम तौलिए से पांव खुश्क करने लगा। शहर में फसाद हो रहा है, अनीस ने कहा। हाँ, नईम ने जवाब दिया। फिर अनीस को अपनी तरफ देखते हुए पाकर वो झेप कर हंसा। नींद नहीं आ रही थी, मैं यहाँ चला आया। शुक्रिया। चाय पियोगे? नहीं अनीस, नईम ने कहा, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। तो नींद आवर दवा खा ली होती। ओ नहीं अनीस, तुम नहीं समझते। उसने कुर्सी की पुष्ट पर सर रखकर आंखें बंद कर ली। कई लम्हे तक वो इसी तरह पड़ा तेज तेज सांसें लेता रहा। फिर सांस हल्का होता होता बिल्कुल गायब हो गया। दफतन अनीस को एक अजीब बेचैनी ने घेर लिया। नईम की आंखें अंदर धंस गई थी और उसके माथे पर चंद पतंगे आराम से चल फिर रहे थे। उसके बड़े से बेरंग और थके हुए चेहरे को देखकर अनीस को महसूस हुआ कि ये एक मरे हुए आदमी का चेहरा था। उसने उसके कदीम अंदरूनी दुख को साफ तौर पर उसके बेहिस चेहरे पर देखा और उसे ख्याल हुआ कि ये सदियों का तन्हा मुसीबत ज़दा इंसान आज उसके घर में आकर मर गया है। वो घबराकर जल्द जल्द फसाद के बारे में बातें करने लगा। नईम ने आंखें खोली और आगे झुककर बैठ गया। नहीं अनीस, मैं तकलीफ में हूँ, मेरी बात सुनो। मैं उस लड़की के साथ सोया, फिर उसे छोड़कर चला आया। तवील अरसा गुजर गया है। वो आज भी मेरे दिल पर है, आज भी। कौन? कब? एक लड़की थी, बहुत पहले। कौन सी ऐसी बात है? कुछ देर के बाद अनीस ने कहा, उम्र में कई बार इंसान को मोहब्बत हो जाती है। क्या तुम समझते हो कि चंद मजहबी रसूम? नहीं, ये बात नहीं। मोहब्बत में सब कुछ आ जाता है, रसूम और रिवाज और सब। मैं इन बातों में यकीन नहीं रखता। लेकिन मोहब्बत कहाँ थी? मैं मोहब्बत के बगैर उसके साथ सो गया, हैवानियत की खातिर, अपनी बदबख्ती और उफ्ताद का बदला लेने की खातिर। कमजोर और मासूम लड़की, मैंने उसे तबाह कर दिया, मोहब्बत के बगैर। और उसके बाद से वो मेरे दिल पर है। मैं किसी भी औरत से मोहब्बत नहीं कर सका, अपनी बीवी से भी नहीं। इतनी मुद्दत हुई मैं कभी दिल में अमन लेकर उसके साथ नहीं सो सका। ये सब उसी की वजह से है। वो हमेशा मेरे दिल पर सवार रही और मेरे दिल पर वो भी सवार रहा। नईम ने सुस्ती से आंखें उठाकर अनीस की तरफ देखा। वो शख्स जिसे मैंने कत्ल किया। कत्ल? नहीं, मैंने उसे कोई जर्ब नहीं लगाई, सिर्फ मैंने उसे कत्ल कर दिया। मैदान जंग में वो एक बहादुर और खुशबख्श शख्स था। उसने अपने बीवी बच्चों की बातें की और मैंने अपनी बदबख्ती में ख्वाहिश की कि वो मारा जाए। मैं बारूद ला रहा था कि मैंने उन्हें देखा। बंदूकें सीधी किए उनकी सियाह लंबी कतार बढ़ती आ रही थी। खंदक में से उसने पूछा, नईम तुम जख्मी हो? मैंने कोई जवाब न दिया। वो दिलेर आदमी था, मुझे बचाने के लिए बाहर निकल आया और उन्होंने उसे छलनी कर दिया। मैं वहां से भाग आया। वो देर तक रुका रहा, लेकिन उसका ढलकी हुई मूछों वाला जर्द चेहरा चांद की रोशनी में अभी तक वहीं पड़ा है। वो कभी मेरे सामने से नहीं हटा, कभी नहीं। इसके बाद एक मुद्दत गुजर गई है, मैं किसी शख्स से कुदरती ताल्लुकात कायम नहीं कर सका, कोई दोस्त नहीं बना सका। मैं हमेशा लोगों की मौजूदगी में बेचैनी महसूस करता रहा, कभी किसी पर एतमाद नहीं कर सका। बताओ अनीस, मैं कब तक जिंदगी के जराइम को साथ साथ लिए फिरता रहूंगा, या मैं महज तुम्हारे सामने उनका एतराफ करके सुरखरू हो सकता हूँ? बताओ। अनीस खामोश बैठा उसे देखता रहा।
پہلی دفعہ وہ اس شخص کے لیے گہری ہمدردی اور رنج محسوس کر رہا تھا۔ شاید پہلی بار اس پر اس بات کا انکشاف ہوا کہ یہ شخص جسے وہ اتنے عرصے تک احمق سمجھتا رہا تھا، آخر اتنا احمق نہیں تھا، کہ وہ بہت کچھ جانتا تھا مگر صرف سزا بھگت رہا تھا، کہ اس میں اتنا ضمیر، اتنی ذہانت موجود تھی کہ ایک طویل عرصے تک بے زبانی اور مظلومیت کے ساتھ ایک مسلسل موت کی اذیت برداشت کرتا رہا تھا۔ میں اپنے ضمیر کے ستم اٹھاتا رہا ہوں، وہ کہہ رہا تھا۔ میں اسے ختم نہیں کر سکا۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ تم قابل رشک ہو، تم نے اسے ختم کر دیا، مگر کیسے؟ کیسے؟ خدا را بتاؤ۔ پچھتاوے ہمارے سب سے لا حاصل جذبے ہیں، انیس الرحمان نے کہا، لیکن یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو بے حد کمینہ اور احمق محسوس کیا۔ اور آج میں نے علی کو بھی دیکھا ہے، نعیم بولا۔ میرا بھائی جسے میں نے گھر سے نکال دیا تھا، وہ یہیں پر ہے۔ وہ میرا خون ہے، پر میں نہیں جانتا کہاں پر ہے۔ اور میں نے ایک دفعہ ایک دوست سے باتیں کی تھی جو مر چکا تھا۔ کیا دیکھتے ہو؟ یہ سچ ہے۔ میں نے صاف طور پر، جیسے تم میرے سامنے بیٹھے ہو، دیکھا کہ وہ شخص مر چکا ہے، اور وہ میرا دوست تھا اور مجھ سے ہم کلام تھا۔ اس کے تھوڑے عرصے بعد کسی نے مجھے بتایا کہ وہ میدان جنگ میں لڑتا ہوا مارا گیا، لیکن موت تو ایک ہی ہوتی ہے، اور میں نے اسے دیکھا ہے۔ مجھے خیال ہوتا ہے کہ اس کی موت کا ذمہ دار بھی میں ہوں۔ خیال ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے، انیس خفا ہو کر بولا۔ تمہاری سب سے بڑی مصیبت یہی ہے کہ اوٹ پٹانگ خیال دوڑاتے رہتے ہو، مت سوچو۔ اور آج شام نجمی کو میں نے دیکھا۔ نعیم اسی طرح دیر تک باتیں کرتا رہا۔ انیس نے پھر اسے نہیں ٹوکا، بولنے دیا۔ وہ دنیا میں مستقل چھوٹے بڑے دکھ سہتا ہوا قدیمی شریف انسان تھا، جس کے دل پر سے، سارے وجود پر سے ایک عظیم بوجھ آہستہ آہستہ اٹھ رہا تھا، بوجھ جسے وہ بے زبان بار بردار جانور کی طرح ایک مدت تک اٹھائے اٹھائے پھرا تھا۔ آخر کار وہ تھک کر چپ ہو گیا اور کرسی کی پشت پر سر ٹیک کر اونگنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ وہیں پڑا پڑا سو گیا۔ باہر ایک نیا دن طلوع ہو رہا تھا۔ اسی روز کوئی وجہ بتائے بغیر وہ عذرا کو لے کر ایک دوسرے مکان میں منتقل ہو گیا۔ روشن محل کے ملازم کئی روز تک اس کا سامان وہاں پہنچاتے رہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں عجیب گہما گہمی تھی۔ ہند کی مکمل آزادی کے لیے آخری گفت و شنید ہو رہی تھی۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن 18 گھنٹے پارلیمنٹ میں اور گورنر جنرل ہاؤس میں کانفرنسیں بلاتے رہتے تھے، اور ملک بھر سے سول نافرمانی کی تحریک کی وحشتناک خبریں موصول ہوتی رہتی تھیں۔ ملک کی دونوں بڑی پارٹیوں، کانگریس اور مسلم لیگ کے لیڈر دلی میں جمع تھے اور وائسرائے ماؤنٹ بیٹن سے ملنے میں مصروف تھے۔ ہر طرف عجیب افراتفری کا عالم تھا۔ ملک کے مستقبل کے متعلق ہر کوئی اپنی سی پیش گوئی کر رہا تھا، لیکن ہر کوئی اپنی اپنی جگہ مکمل بے یقینی اور بے اعتمادی کی حالت میں تھا۔ روزانہ زندگی کا ہر کاروبار معطل ہو چکا تھا۔ ملک کے بٹوارے کی خبریں گرم تھیں اور لوگ ایک جاں گسل درمیانی وقفے سے گزر رہے تھے۔ 40 کروڑ ہندوستانیوں پر ابتری کا وہ دور تھا کہ پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ وزارت داخلہ کے پارلیمنٹری سیکرٹری کے دفتر میں بھی ایک خاموش ہنگامہ تھا جس میں سب شریک تھے۔ اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ، کلرک، چپراسی اور تمام چھوٹے بڑے اہلکار انیس کی سربراہی میں اپنے کام میں مصروف تھے، اور ساتھ ہی ساتھ کانفرنس روم کی طرف اور پارلیمنٹ کی عمارت کے باہر مظاہرہ کرنے والے ہجوم کی طرف بھی متوجہ تھے۔ صرف نعیم تھا جو بیکار پھر رہا تھا۔ دفتر آتے ہی اس نے کام میں مصروف ہونے کی کوشش کی تھی، لیکن تھوڑی ہی دیر میں اسے سخت نیند آنے لگی اور وہ قلم رکھ کر کرسی پر ہی سو گیا۔ چند منٹ کے بعد جب وہ جاگا تو حیرت انگیز طور پر پرسکون تھا، اور ہر چیز اجنبی اجنبی اور خوشگوار لگ رہی تھی۔ وہ باہر کی طرف کھلنے والی کھڑکی کے آگے جا کھڑا ہوا۔ باہر ایک نہایت چمکدار اور گرم صبح تھی، اور دھوپ چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ پارلیمنٹ کی عمارت جہاں ختم ہوتی تھی، ایک کھلا سا صاف ستھرا میدان تھا جس میں ایک خاص ترتیب کے ساتھ سایہ دار درخت لگے تھے۔ اس سے پرے چوڑی سڑک تھی جس پر پولیس کا پہرا تھا۔ پھر ایک لمبا چوڑا ریلتا پیلتا ہوا ہجوم تھا جو نعرے لگا رہا تھا اور پولیس کے پہرے کو توڑ کر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ان کا ہلکا ہلکا شور تقریباً شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی طرح نعیم تک پہنچ رہا تھا۔ وہ آسانی سے اپنے آپ کو سنبھالے کھڑکی میں کھڑا اس گرد کے بادل کو دیکھتا رہا جو ہزاروں پاؤں پٹکتے اور کودتے ہوئے لوگوں میں سے اٹھ اٹھ کر ان کے سروں پر منڈلا رہا تھا۔ اس وقت وہاں کھڑے کھڑے نعیم نے محسوس کیا کہ وہ ان سب سے الگ تھلگ اوپر کہیں تنہا کھڑا ہے، اس شور مچاتے ہوئے ہجوم اور مشین کی طرح کام کرتے ہوئے اہلکاروں سے اوپر، اس تنہا مقام پہ جہاں وہ کھڑا ہے،
फिजा खामोश और खूबसूरत है और रोशनी सारे में फैली हुई है और जिंदगी साफ नीले आसमान की तरह पुरअमन और वसी है। उसने आंखें बंद करके गहरे गहरे मसरूर सांस लिए और अनीसुर रहमान की मौजूदगी को, जो इस दौरान में आकर उसके करीब खड़ा हो गया था, कतई महसूस न किया। जब उसने आंखें खोली तो अनीस बाहर देखता हुआ बड़बड़ा रहा था, गोल गोल शोर मचाते हुए, उछलते कूदते धकेलते हुए, बेतरतीब और गलीज। एक तंजिया मुस्कुराहट उसके होठों पर नमूदार हुई, सुअरों के गले की तरह। नईम बेख्याली से उसे देखता रहा। जब वो दोबारा जाकर अपने काम में मसरूफ हो गया तो नईम बरामदों में टहलता हुआ कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ निकल आया। उस वक्त वो तमाम उसके सामने से गुजरकर अंदर दाखिल हुए। नेहरू, राजगोपालाचार्य, पटेल, कृपलानी, जिन्ना, लियाकत, बलदेव सिंह, एक एक करके सब। फिर दरवाजे बंद कर दिए गए। वो टहलता हुआ वापस खिड़की में आ खड़ा हुआ। फिर वो आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। दूर के हुजूम में उसे दोबारा वो गुमशुदा अजीज चेहरा नजर आया। अली, अली, गर्म धात की तरह पिघल कर उसने दोहराया और आप से आप उसका तंदुरुस्त बाजू उस समत में उठ गया। वो पसीने और गर्द में अटा हुआ, बाजू बुलंद करके उछलता हुआ सियाह महबूब जिस्म हुजूम में गायब हो चुका था। नईम का बाजू आप से आप नीचे गिर गया और हैरान परेशान निगाहें हजारों इंसानी सरों और बाजुओं के ऊपर ऊपर भटकने लगी। अब उसके सामने अली न था, हुजूम भी न था। उसके सामने उसकी गुमशुदा जवानी थी, उसकी सारी गुज़श्ता जद्दोजहद थी, उसकी जिंदगी थी। वो तमाम इरादे, उमंगें, बलबले, वो सारी जिद्दोजहद महज इस दिन के लिए की गई थी। उसने सोचा, महज इस दिन के लिए। उसने सवाल किया कि आखिरकार हम भुला दिए जाएं कि एक तवील और तकलीफ दे जिंदगी बसर करने के बाद बूढ़े और सिर्फ बूढ़े होने के लिए इस कदर अकेले रह जाएं। ये क्या है? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? सारी जिंदगी सारे दुख के मानी तलाश करता हुआ मैं कहाँ आ पहुंचा हूँ? अपनी सारी जिद्दोजहद का जवाब ढूंढने मैं कहाँ आया हूँ? आखिर कहाँ? महज यहाँ। उस वक्त उस जोश से चिल्लाते हुए जिद्दी और गुस्ताख और गर्द आलूद हुजूम को देखकर वजनी और कुंद एहसास का एक रेला आया और जैसे समुंदर की तह में बैठा हुआ पत्थर गहरे तूफान में एकदम उठ आता है, नईम के दिल में भारी और कुंद दर्द पैदा हुआ। बिछड़ जाने का, पीछे रह जाने का, भटक जाने का, जाय हो जाने का। चंद मिनट के लिए वो बिल्कुल खाली उस जहन हो गया। फिर उस खला में से उसका मौजूदा दुख उभरा। पीछे मुड़कर देखे बगैर उसने तसव्वुर किया और साफ तौर पर देखा कि अनीस अपनी तमाम तर हैवानी कुव्वत के साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, मुड़ रहा है, काम में मसरूफ है और बातें कर रहा है। तंदही से फाइलों के ढेर में गुम है और उन्हें पढ़ रहा है और उठा उठाकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी के दफ्तर में लिए जा रहा है और खिड़की से बाहर झांक रहा है और सारी दुनिया से नफरत कर रहा है। दूसरे तमाम लोगों को और तमाम वाकयात को अपने तंज, अपनी दुनियादारी और अपनी होशियारी में गर्क कर रहा है। एक बेहद बाजमीर और हसमुख और दाना मशीन है जो अपने जोर पर चले जा रही है। एक हैवान है जो महज आदतन जिंदा है, काम कर रहा है। और ये शख्स, उसने सोचा, ये शख्स इतना कुछ जानता है, सब कुछ जानता है। इसके बावजूद दफतन उस सियाह सफेद खला में से एक खौफनाक ठोस हकीकत नुमाया हुई कि यह शख्स खुदगर्जी, जहनी बददयानती और इंसानी कमजोरी की एक अजीम अलामत है। वो मुड़ा और दीवार के साथ पुश्त लगाकर खड़ा हो गया। अंदर के सारे मंजर को बज़ाहिर काहिली के साथ देखता हुआ वो धीरे धीरे लेकिन हैरत अंगेज सूरत और सफाई के साथ बिलाखिर अक्ल के उस अजीम चुंगल में से निकल आया जिसमें एक तवील अरसे से गिरफ्तार था। उसने आहिस्ता से झुककर अपनी छड़ी और टोपी उठाई और चल दिया। कहाँ जा रहे हो? अनीसुर रहमान उठ खड़ा हुआ। बाहर। लेकिन कॉन्फ्रेंस जारी है और मुश्तइल हुजूम। ये सुबह देख रहे हो? नईम ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। एक दफा किसी ने, पता नहीं कौन था, मुझसे कहा था कि खुदावंदे ताला की दुनिया पर हर सुबह नई दिलकशी और आजादी लेकर तुलू होती है। उसने सीधा अनीस के चेहरे पर देखा। खुदा हाफिज। पार्लियामेंट की इमारत की बैरूनी सीढ़ियों पर खड़े होकर उसने आजादी और मुसर्रत का लंबा सांस लिया। फिर वो मुजाहिरीन के हुजूम में घुस गया। उसे हर तरफ से धक्के पड़ रहे थे और सियाह गलीज बदनों से पसीने की तेज बू आ रही थी। वो मजबूत कदमों से चलता गया। काफी देर के बाद वो हुजूम के दूसरे किनारे पर निकल आया। इनकलाब जिंदाबाद, कई हजार लोग चिल्लाए। वो मुड़कर खड़ा हो गया। मुख्तलिफ किस्म के नारों का शोर उसके कानों में आ रहा था। इनकलाब जिंदाबाद, अखंड हिंदुस्तान जिंदाबाद, हुकूमत बरतानिया मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद,
सिविल नाफरमानी, आजादी आजादी। उसने अपनी टोपी उतारी, उसे छड़ी की नोक पर चढ़ाकर बुलंद किया और पूरी ताकत से चीखा, आजादी जिंदाबाद। उसकी आवाज एक छोटे से दायरे में घुट कर रह गई। चंद लोगों ने मुड़कर उसकी तरफ देखा, लेकिन वो भी उसकी आजादी के मानी से बेखबर रहे। आप से आप मुस्कुराता हुआ वो मुख्तलिफ सड़कों पर चलता रहा। फिर एक जगह दूर से रोशन महल की इमारत नजर पड़ने पर रुक गया। नजमी, आज मैंने रिहाई पाली है, उस शय से जिसने मुझे तुम्हारा घर छोड़ने पर मजबूर किया था। तुम्हें पता चलता तो जरूर खुश होती, तुम मेरी बेटी हो, उसने जेरे लब कहा। फिर अपने घर की तरफ मुड़ गया। चंद रोज के बाद फसादात जोर पकड़ गए और लोग शहर छोड़ने लगे। रेलगाड़ियां कम पड़ गईं तो जान बचाकर भागने वालों के काफले पैदल चल पड़े। मुल्क के तमाम हिस्सों से फसादात और लोगों के भागने की खबरें मौसूल हो रही थी। वो अभी तक सियासी गुफ्त-ओ-शुनीद का कोई आखिरी फैसला ना हो सका था, लेकिन मुल्क के बंटवारे के मुतालिक एक आम यकीन फैल रहा था। वो जिसे अब तक मुल्क की आम आबादी ने महज ख्याल आराई समझ रखा था, हकीकत बनती हुई नजर आई तो लोग दफतन खाली जहन हो गए। फसादात की हैवानियत सर पर सवार हुई तो बिल्कुल बौखला गए और घर बार छोड़ छाड़ मंजिल का तयन किए बगैर भाग उठे। रोशन महल के वसी हॉल में कुंबे के सभी अफराद जमा थे, सिवाय नईम के। अजरा, जो अभी अभी आई थी, बजाहिर सुकून के साथ सोफे पर बैठी थी। उसके साथ लगी जर्दरू नजमी सहमी हुई सीधी बैठी थी। आगे दो कुर्सियों पर परवेज की बीवी और लड़का आमने सामने बैठे थे। दूसरे बड़े सोफे में रोशन आगा और उनकी बीवी धंसे हुए थे। सिर्फ परवेज हाथ पुश्त पर बांधे सर झुकाए कमरे में चक्कर लगा रहा था। कमरे की फिजा पर अजीब घुटन और उदासी तारी थी। बाहर बारिश हो रही थी। परवेज 2 घंटे से मुतवातिर बोल बोलकर अब खामोश हो चुका था। सुबह से वो रोशन आगा को सबके साथ पाकिस्तान जाने पर मजबूर कर रहा था। उसने दिल्ली से लाहौर जाने वाले हवाई जहाज पर सबकी सीटें बुक करा ली थी और सामान रोशन आगा को खबर किए बगैर बांधा जा चुका था। ये मेरा घर है, इसकी बुनियाद मेरे बुजुर्गों ने रखी थी और यही हम सब पैदा हुए। कोई क्या कहेगा, वो सारा वक्त सिर्फ यही कहते रहे और परवेज के और दूसरे घर वालों के तमाम दलाइल बेकार साबित हुए। अब सब बेकार था। कभी कभी परवेज नाउम्मीदी के आलम में चिल्ला उठता, रोशनपुर रोशनपुर, यहाँ बैठ के आप कहते हैं, आपका ख्याल है कि रोशनपुर के लोग अभी तक आपके वफादार हैं? आज आप रोशनपुर में दाखिल नहीं हो सकते। उन्होंने मुंशी को और हमारे सब कारिंदों को कत्ल कर दिया है। आज हमें वहां कोई नहीं जानता। पागलपन की बातें मत करो, वो जवाब देते। आखिर परवेज जेबों में हाथ डालकर टांगे फैलाकर उनके दरमियान आ खड़ा हुआ। तो फिर हम सब जा रहे हैं, उसने धीमे कतई लहजे में कहा। रोशन आगा ने अपनी बीवी की तरफ देखा, जो नजरें चुराए खामोश बैठी रही। फिर उन्होंने सवालिया नजरों से अजरा को देखा। नईम ने उम्र भर भला किसी की बात मानी है? परवेज गुस्से से बोला। अजरा हमारे साथ चल रही है, वो जाए ना जाए। रोशन आगा ने दोबारा अपनी बीवी को देखा। यकलख्त बेहद उकता कर उन्होंने कहा, तो फिर शौक से जाइए, और मुंह फेर कर बैठ गए। परवेज थोड़ी देर घबराहट में चक्कर लगाने के बाद टोपी और बरसाती उठाकर बगैर कुछ कहे दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। सहपहर के वक्त वो सब एयरपोर्ट को रवाना हुए। रोशन आगा अपने कमरे के दरवाजे पर सब रोते हुए घर वालों को अलविदा कहने के लिए आए। जाते जाते सब ने उनसे वादा किया कि हालात बेहतर होने पर वापस आ जाएंगे, और अगर खुदा न खास्ता हालात खराब हो गए तो रोशन आगा यकीनन उनसे आन मिलेंगे। शाम तक रोशन महल के तमाम नौकर गायब हो गए, चौकीदार और खाकरूब तक। सिर्फ रोशन आगा का मुलाजिम खुसूसी हुसैन वफादारी से उनके बंद दरवाजे के साथ लगकर बैठा रहा। रात से पहले पहले रोशन महल को आग लगा दी गई। बारिश रुक गई थी और बलवाइयों के 3 गिरोह यके बाद दीगरे जाने कहां से वारिद हुए और निहायत खामोशी से उस मुहिब 2 मंजिला इमारत का मशरकी हिस्सा जलने लगा। नईम और अजरा के जाने के बाद से यह हिस्सा खाली पड़ा था। रोशन आगा और हुसैन पिछले दरवाजों से जान बचाकर भागे। जाते जाते उन्होंने बलवाइयों की झलक देखी। वो लंबे तड़ंगे सिख किसान और छोटी जातों के काले काले लोग थे, जो उनका सामान निकाल निकाल कर लॉन में जमा कर रहे थे और उसे आग लगाकर भुतनों की तरह शोर मचा रहे थे। कई एक कोठियां चल रही थी, पुराने वसी और जाने पहचाने घर जिनमें उम्र भर आना जाना रहा था, और उनके बासी पुराने वक्तों के नजीबुत तरफैन ताल्लुकादार और सरकारी अफसर जो ऐसे अच्छे दोस्त थे। सड़क पर जाने से एतराज करते हुए रोशन आगा और हुसैन मकानों के पीछे पीछे खेतों और गैर आबाद जमीनों में से भागते हुए गुजर रहे थे। रात पड़ चुकी थी
गढ़ों में बारिश का पानी रुका हुआ था। वक्फे वक्फे पर वो दोनों तारीकी में तेज तेज चलते हुए एकदम फिसल कर किसी गड्ढे में गिर पड़ते। हुसैन अपने आका को कमर से पकड़कर बाहर निकालता और वो अपने खास अंदाज में कोसते हुए फिर भागने लगते। दोनों सर से पांव तक कीचड़ आलूद थे। एक जगह पर थक कर रोशन आगा रुक गए और हाँफने लगे। दाएं जानिब एक छोटी सी कोठी थी जिसमें रोशनियां जल रही थीं और पर्दे सुकून के साथ फड़फड़ा रहे थे। हुसैन, रोशन आगा ने उदासी से पूछा, तुम कभी ऐसी रातों में बाहर से गुजरे हो जबकि अंदर लोग अपने पर्दों के पीछे इत्मीनान से बैठे हुए हों? हाँ सरकार। बेशक बेशक, पर कैसा अजीब लगता है। वो फिर चल पड़े। हुसैन आगे निकलते हुए बोला, मुझे आगे जाने दे हुजूर, गढ़ों का पता चलता रहेगा, आप बच जाएंगे। लेकिन अंधेरे और उजलत के बायस वो एक दूसरे के दरमियान ज्यादा फासला न दे सके, और जब हुसैन तारीकी में हाथ फैलाकर किसी पानी से भरे हुए गड्ढे में गिरता तो पेशतर इसके कि उसके मुंह से आवाज निकलती, रोशन आगा उसी अंदाज में अपने आप को संभालने के लिए हवा में हाथ चलाते हुए धड़ाम से उसके ऊपर गिर पड़ते। उन्हें अजीब सा एहसास हुआ। आखिर ठोकरें खाते हुए वो हवाई अड्डे को जाने वाली सड़क पर निकल आए। सड़क पक्की थी और जरा फासले पर एक छोटा सा पुल था जिसके नीचे बरसाती नाला शोर मचाता हुआ बह रहा था। उससे परे एयरपोर्ट की इमारत की रोशनियां जल रही थी। रोशन आगा निढाल होकर पुल पर बैठ गए। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। वो वहीं पर बैठे रहे और बारिश उनके जिस्मों से गढ़ों का कीचड़ धोती रही। हुसैन, हम इतने अच्छे दोस्त हो सकते थे, अचानक रोशन आगा ने कहा। ही, मैं आपका खादिम सरकार। ये सब बेकार है, उन्होंने हाथ की हल्की सी जुम्बिश से कहा। कोई कुछ भी नहीं है। आज जहां पर तुम हो वहीं पर मैं, तुमने देखा, ये जिंदगी की आखिरी सतह है, आखिरी और यकीनी। फिर उनकी नजर अंधेरे में चमकती हुई कलाई की घड़ी पर पड़ी। 9 बजे थे। जहाज छूटने में अभी 2 घंटे हैं। उन्होंने सोचा, वो कुछ देर अभी और सुस्ता सकते हैं और जिंदगी के इस मजहके पर गौर कर सकते हैं। और ये बारिश कितनी सुकून बख्श है। वो एयरपोर्ट पहुंचते ही उन्हें परवेज से लेकर खुश्क कपड़े पहन लेने चाहिए। जब वो दिल्ली से चले तो 50 मर्दों, औरतों, बच्चों और चंद बैलगाड़ियों का मुख्तसर सा साफ सुथरा काफिला थे। 3 रोज की मसाफत के बाद वो काफिला 1,500 इंसानों और उतने ही जानवरों के एक लंबे चौड़े जुलूस की शक्ल इख्तियार कर चुका था, और अभी वो अंबाले से 10 मील दूर थे। उस जुलूस की तश्कील में किसी तजवीज या तरतीब का लिहाज न रखा गया था। अगर ढंग से चलाया जाता तो वो 2 फरलांग मुरब्बा में बाआसानी समा सकता था। हालत ये थी कि जो लोग दरमियान में चल रहे थे उन्हें दूर दूर तक काफिले की हुदूद का पता न था। अगर हवाई जहाज पर चढ़कर देखा जाता तो एक बड़ा सा कन खजूरा हजारों छोटी बड़ी टांगों वाला जमीन पर चलता हुआ दिखाई देता। वो 50 जो इब्तिदा में साथ चले थे अभी तक यकजा थे। वो काफिले के ऐन दरमियान में चल रहे थे और यही एक तरतीब थी जो कायम रह सकी थी, यानी काफिले का हजम। उनको मरकज करार देकर चारों तरफ बढ़ना शुरू हुआ था और एक सा बढ़ता चला गया था। जैसे कन खजूरे का बच्चा तेजी के साथ जवान हो जाए, या साहिली समुंदरों पर जब कोई कछुआ मरकर तैरने लगे तो जैसे झाग उसके चारों तरफ इकट्ठा होना शुरू हो जाए। वो उनकी दोस्ती चंद रोजा थी, फिर भी उनमें एक अजीब गैर मारूफ किस्म का एहसास रफाकत पैदा हो चला था। जैसे चंद नावाकिफ टूरिस्ट किसी शहर में जा निकलें और वहां बगावत शुरू हो जाए। फिर दूसरों के मुकाबले में उन्हें एहसास बरतरी कुछ यूं भी था कि एक तो वो तादाद में कम और खुशपोश थे, दूसरे उनकी आपस की शनासाई की मुद्दत निस्बतन कई घंटे ज्यादा की थी। इस लिहाज से ये जमात उस गरीबुल वतन काफिले की गोया अरिस्टोक्रेसी थी। दिल्ली पुलिस के चंद सिपाही जो उनके साथ हुए थे ज्यादातर उनके साथ ही गप्पे हाँका करते थे। ये बात भी उन्हें दूसरों से मुमय्यज करती थी। वो उनकी ज्यादातर बातें इसी किस्म की होती कि मसलन नए आने वालों की फौज गंदी और बदबूदार थी, और कि वो अपने हमराह घोड़ों और बैलों के अलावा गधे, खच्चर, कुत्ते, बिल्लियां और मुर्गियां तक ले आए थे। इस मौजू पर मुनफरिद तबके के 50 अफराद के सर शर्म से झुक जाते, जैसे कि उसकी जिम्मेदारी बराह रास्त उन पर आती थी। जिन्होंने कभी थके मांदे, बेघर और दहशतजदा लोगों के दरमियान सफर किया है, वो जानते हैं कि ऐसे काफिलों में सबसे बड़ी वबा अफवाहों की होती है। एक से एक बेबुनियाद अफवाह मिनटों में काफिले के एक सिरे से दूसरे तक फैलती जा रही थी और नई से नई फैलती थी, यानी कि किसी अफवाह की उम्र चंद घंटे से ज्यादा की ना होती थी। लोग इतने खाली जहन हो चुके थे कि महज चलते जाते
اور افواہیں پھیلانے کے سوا لگتا تھا کہ ان کو کوئی کام ہی نہ تھا۔ یہ نہیں کہ وہ جان بوجھ کر افواہیں پھیلاتے تھے، یا یہ کہ ان کے درمیان کوئی کنبہ افواہیں پھیلانے کے ماہروں کا موجود تھا، بلکہ یوں ہوتا کہ بات چیت کے دوران کسی کے منہ سے نکلا ہوا کوئی لفظ کسی دوسرے کے سر پر سارے وقتوں کی تھکن، بھوک، پیاس اور دہشت بن کر سوار ہو جاتا، اور قافلے کی تمام تر بے ترتیبی کے باوجود برقی رو کی طرح آنن فانن ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک پھیل جاتا۔ زیادہ افواہیں دو قسم کی تھیں، اور دونوں انتہائی متضاد قسم کی تھیں۔ یا تو وہ انتہائی دہشت پسند تھی، مثلاً یہ کہ اگلے پڑاؤ پر قافلے پر حملہ ہوگا، یا انتہائی پر امید کہ اگلے شہر میں حکومت نے ان کے لیے نئے لباس اور تازہ کھانے مہیا کرنے کا انتظام کر رکھا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ یہی دو قسم کی افواہیں بار بار الفاظ کا مختلف جامہ پہن کر لہروں کی طرح آ رہی تھیں، اور کسی کے پاس اتنی فرصت نہ تھی کہ تھوڑی دیر کے لیے رک کر اس شدید مضحکہ صورتحال کو محسوس کر سکتا۔ لوگ افواہوں میں باتیں کرتے، عام روزمرہ کی کوئی بات نہ کرتا۔ تازہ ترین خبر یہ تھی کہ امبالے کے اسٹیشن پر ان کے لیے ایک خالی ریل گاڑی تیار کھڑی تھی، جس کے ساتھ ایک بہت بڑا باورچی خانہ لگا ہوا تھا، اور پولیس کی بھاری جمعیت ان کی حفاظت کے لیے موجود تھی۔ ان 50 میں نعیم بھی تھا۔ اس نے 3 روز سے کسی سے بات نہ کی تھی۔ اس کا بڑھی ہوئی داڑھی والا چہرہ غلیظ اور لباس گندا ہو چکا تھا۔ ایک موقع پر رات کے اندھیرے میں جب قافلے میں بلا وجہ بھگدڑ مچی تو اس کا ایک جوتا گم ہو گیا تھا، دوسرا اس نے خود اتار کر پھینک دیا۔ اس کی جیبیں خالی تھیں اور کوئی سامان ساتھ نہ تھا۔ اپنے آپ میں مگن چلتا ہوا کبھی کبھی وہ خود بخود مسکرانے لگتا، پھر سنجیدہ ہو جاتا، پھر پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھتا اور چلتا جاتا۔ اس نے ایک دفعہ بھی یہ یاد کرنے کی کوشش نہ کی تھی کہ عذرا سے اس کی کیا باتیں ہوئیں، کن حالات میں وہ اس سے جدا ہوا، اور کیوں کر گھر کے دروازے کھلے چھوڑ کر باہر نکل آیا اور اس قافلے میں شریک ہوا تھا۔ سب کچھ آپ سے آپ ہوتا چلا آیا تھا۔ کبھی کبھار اسے صرف اتنا محسوس ہوتا کہ وہ ایک اندیکھی انجانی منزل کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا، جہاں پہنچنے سے پہلے یا جہاں پہنچنے پر یا پہنچنے کے بعد ایک بہت بڑی قوت، خوبصورت اور جاندار اور لازوال اس میں پیدا ہوگی، پتہ نہیں کیسی اور کیوں کر، لیکن اس کے نتیجے کے طور پر وہ اڑنے لگے گا، یا ہوا میں تحلیل ہو جائے گا، یا زمین کے اندر چلا جائے گا، یا جانے کیا، پر کچھ نہ کچھ ضرور ایسا ہوگا جو زبردست اور مارکا خیز ہوگا۔ اس عظیم قوت کی ہلکی ہلکی لہریں وہ ابھی سے اپنے اندر پھوٹتی ہوئی محسوس کر رہا تھا، اور اس سرشاری میں ان سب کے ساتھ چل رہا تھا، بھاگ رہا تھا، رک رہا تھا اور کھا رہا تھا۔ اپنے گرد و نواح سے اس کی بے خبری اور لاپرواہی اور اس کی بے سر و سامانی اور عجیب و غریب حیت دیکھ کر چند عورتیں جو ایسے موقعوں پر خصوصاً توہم پرست ہو جاتی ہیں، مجذوب سمجھ کر اس کی نگہداشت کر رہی تھیں۔ وہ کچھ نہ کچھ کھانے کو اسے دیتی رہتی اور مستقبل کے متعلق بے سروپا سوالات کرتی جاتی، جن کا جواب دیے بغیر، شکریہ ادا کیے بغیر وہ ان سے خوراک قبول کرتا اور بھاگتا جا رہا تھا۔ عورتیں خاموشی کو معنی خیز سمجھ کر اور بھی مروب ہو گئی تھیں اور ہر وقت اس پر نگاہ رکھنے لگی تھیں۔ مردوں میں سے زیادہ تر نے اسے محض مخبوط الحواس سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ امبالہ پہنچنے سے پہلے پہلے انہیں طوفان خیز بارش نے آ لیا۔ بارش کی تیز بوچھاڑ سہتے ہوئے متواتر 5 گھنٹے تک امبالہ اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر اور باہر سڑک پر کھڑے رہے۔ اس دوران میں 2 گاڑیاں دلی کی جانب سے آئیں اور رکے بغیر سیٹیاں بجاتی ہوئی گزر گئیں۔ ان کی ننگی ڈھلوان چھتوں پر بھی اتنے ہی لوگ بیٹھے تھے جتنے کہ ان کے اندر، اور تیز ہوا میں اڑنے اور گیلی چھت پر سے پھسلنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے عجیب و غریب حیت میں ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے بیٹھے تھے۔ نعیم کو یاد آیا کہ جب وہ بچپن میں سفر کیا کرتا تھا تو شیڈ میں کھڑی یا پانی لیتی ہوئی کسی خالی گاڑی کی چھت پر نیلی وردی والے آدمی کو خطرناک انداز میں چلتے تعجب سے دیکھا کرتا، اور اسے سرکس کے کرتب سیکھا ہوا کوئی آدمی خیال کیا کرتا تھا۔ آج وہ ہزاروں سیدھے سادھے لوگوں کو کرتب دکھاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اور ایسے خراب موسم میں۔ اس نے افسوس کے ساتھ سوچا، آخر جب اسٹیشن کے عملے کے لوگ انہیں باہر نکالنے کی کوشش میں ناکام ہو کر اندر جا چکے تھے تو طوفانی بارش اور خالی یک رنگ لائنوں کے نظارے سے یکلخت مایوس ہو کر وہ پلیٹ فارم چھوڑنے لگے۔ باہر نکلتے ہوئے جیسا کہ معمول ہو چکا تھا، کسی نامعلوم وجہ سے ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ اس بھاگ دوڑ میں اچانک نعیم اور علی آمنے سامنے آ گئے۔ تم نے کہا نکل جاؤ اور میں نکل گیا۔ اپنے باپ کے گھر میں میرے لیے جگہ نہ تھی۔ کیوں نہ تھی؟
महज इसलिए कि तुम मुझसे 15 बरस पहले पैदा हुए थे और लड़ाई में तुमने बहादुरी का तमगा हासिल किया था और जागीरदारों के घर ब्याह किया था और सरकार के खिलाफ जुलूस निकाले थे, महज इसलिए? अब मैं कहाँ जाऊं? मैंने सोचा, पर मैं क्या सोचता, मुझे सख्त भूख लगी थी। ओह, ये बारिश कमबख्त साली, जब फसलें सूख रही होती हैं तो कहीं दिखाई नहीं देती, और आज माँ की हमें सैराब कर रही है। लो ये बोरी, इसकी टोपी बनाकर ओढ़ लो, मेरी खैर है। लाओ मैं बना दूं। तुम्हारा एक हाथ तो काम से गया, गीली है, पर कुछ न कुछ बचाव तो करेगी। मैं सैकड़ों बार परदेश में भूखा सोया हूं, लेकिन उस रात की भूख और अपने घर पर परदेश का वो एहसास मुझे आज तक याद है। मुझे याद है कि उस दिन बड़ी माँ भी मर गई, अल्लाह रहम करे। उस दिन बड़ी माँ ने भुनी हुई फाख्ता और गोभी का शोरबा आगे रखा था और मुझे जोर की भूख लगी थी, और तुमने कहा था निकल जाओ। तुम क्या जानते हो, तुम्हें इस तरह खाने के आगे से उठाकर कभी घर से बाहर नहीं निकाला गया। तुम्हें क्या पता, तुम तो रोशन महल में जाकर जागीरदार बन गए, हमारे खुदा बन गए। काश ये सारे सुअर कुछ देर के लिए रुक जाएं, तो हम गाड़ी के नीचे घुसकर बारिश से तो बच सकते हैं, मगर ये तो बस भाग रहे हैं, जैसे माँ की बारात में शरीक होने जा रहे हैं। आयशा तो रास्ते में ही मर जाएगी, यकीनन। देखो कैसे बंदरिया की तरह चारे में से मुंह निकाले देख रही है। ये इसी तरह पिछले 10 बरस से चुपचाप देख रही है, न बोलती है न चालती है, बस काम किए जाती है और घुलती जाती है। बड़ी मेहनत से गाड़ी पर साइबान खड़ा किया था, कल रात की बारिश में उड़ गया। अब पानी चारे में से रिस रिस कर इसके जिस्म पर इकट्ठा हो रहा है। ये कभी सफर के खात्मे तक नहीं बच सकती, लेकिन सफर का खात्मा तुम्हें पता है कहाँ होगा? इन सारे बरसों जो तुम बड़े इत्मीनान के साथ अपने ससुराल वालों के पास रहते रहे, फिर तुमने वायसराय की नौकरी कर ली और बड़े आदमी बन गए। तुम्हें कभी ख्याल आया कि दुनिया में कोई और भी है जिसमें तुम्हारे बाप का खून है, और वो कहाँ पर है, भूखा है या शेर है, और उसकी बीवी और बच्चे? ये छोटी छोटी बातें जिनका भाइयों में ख्याल रखा जाता है। और क्या, तुम मेरी जिंदगी तो नहीं गुजार सकते थे? थू थू थू, ये बारिश और हवा का जोर देखो, बिल्कुल तूफान है, तूफान। तुम हैरान हो रहे हो, मुझे सब पता चलता रहा। मैं परदेश में रहा, पर एक एक पल की मुझको खबर रही कि तुम कई बरस बीमार भी रहे, और रोशन महल में एक से एक बड़ा डॉक्टर आकर तुम्हारा इलाज करता रहा। फिर तुम तंदुरुस्त हो गए और हर रोज मोटर में बैठकर वायसराय के दफ्तर काम पर जाने लगे। तुम कभी रोशनपुर न गए, लेकिन मैं भी बीमार रहा और मेरी बीवी भी, और हमारा इलाज करने के लिए कौन था? जिला वतनी। लेकिन तुम तो सदा ऐश में रहे। जब बाप जेल चला गया तो तुम चचा के साथ कलकत्ता चले गए और अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते रहे और गर्मियों में पहाड़ पर जाते रहे। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो क्या जागीरदारों की लड़की के साथ शादी न कर सकता था? हैरानगी से क्या देखते हो? मुझे इन सब बातों का किसी न किसी तरह से पता चल ही गया। फिर एक बात जो मेरी समझ में नहीं आती कि अब वो सब क्या हुआ। वो महल्लात और बड़े बारसूख लोग जो तुम्हारे रिश्तेदार थे, अब कहाँ गए? उनका क्या फायदा हुआ, बताओ? अब तुम फिर हमारे साथ अकेले ठोकरें खा रहे हो। सबने तुम्हें छोड़ दिया। वो तुम्हें छोड़ ही देते, जल्द या बदेर, मैं जानता था। जरा देखो क्या हालत बना रखी है, फकीरों से बदतर। पाँव में जूता भी नहीं। तुम्हारे पाँव में जरूर दर्द हो रहा होगा। मेरी टांगों में पहले 2 दिन सख्त दर्द उठा था, फिर कल रात बारिश पड़ने से सूज गई और दर्द खत्म हो गया। अब यूं लगता है जैसे लकड़ियों पर चल रहा हूँ। ये देखो छोटे कीकर के तने बराबर मोटी हो रही हैं, इनकी माँ की टांगे। पर शुक्र है कि दर्द तो खत्म हुआ, मेरी जान ले रहा था। तुम आयशा के जूते पहन लो, अभी निकाल कर देता हूँ। ये लो, घबराओ नहीं, रबड़ के सीधे तले वाले जूते हैं। हम गरीब लोग हैं, एड़ी वाले जूते नहीं पहन सकते। और तुम्हारी बीवी, उसने भी तुम्हें छोड़ दिया? नईम को इस बात की हैरत न थी कि अली को इन सारी बातों का इल्म कैसे हुआ। इसकी उसके नजदीक कोई अहमियत नहीं थी। वो तो ये देख रहा था कि उसका छोटा भाई, कल का गंवार किसान लौंडा, आज एकदम बड़ा हो गया था और बदली हुई आवाज में, बदले हुए लहजे में, बिल्कुल बदली हुई बातें कर रहा था। अपनी हैरत में उसे ये ख्याल न रहा कि वो उससे कमोबेश 12 बरस के अरसे के बाद मिल रहा था। अली के लहजे का जहरीलापन आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया। आखिर नईम महज उसका भाई था जो इतना अरसा भटकने के बाद इस खस्ता हालत में लौटा था, और उसकी देखभाल करना उसका फर्ज था। किसानों की सी साफ दिली के साथ उसने सब कुछ माफ कर दिया, भुला दिया, और धीमे, हमदर्द और रंजीदा लहजे में नईम को बताने लगा, मैं पंजाब चला गया। लाहौर में उन दिनों हालात अच्छे नहीं थे, फिर भी मैं 2 साल तक वहां रहा और कोई आधी दर्जन वर्कशॉपों में काम किया। उन 2 बरसों में 6 महीने जेल में काटे।
जहां मैं रहता था वहां चोरी हो गई और उन्होंने शुबह में पकड़कर मुझे कैद करवा दिया। 6 महीने उन्होंने मुझ पर जुल्म किया। पहली बार मेरी टांगें जेल में सूजी थी जब मैं 2 दिन तक मुतवातिर एक ही जगह पर खड़ा रहा। ये दूसरी बार है, पर लाहौर की लस्सी मुझे नहीं भूलती। क्या जाड़े क्या गर्मी, वहां पर लस्सी पीते हैं और सारा दिन, उसके बाद ना आपको भूख लगती है ना प्यास। लेकिन मेरे पाँव में चक्कर था। आयशा को लेने आया तो फिर लाहौर न गया। जालंधर में एक सीमेंट फैक्ट्री थी, वहां नौकरी की, फिर जंग छिड़ गई। अब मैं फौज में जाने के लिए सर मारने लगा। उन दिनों पहली बार आयशा बोली और कहने लगी, बावले हुए हो, मत जाओ, लड़ाई पे मत जाओ। फिर वो रोने लगी। उसके बाद वो ज्यादा ही चुपचाप हो गई, कभी रोई भी नहीं। देखो कैसे चारे में से मुंह निकाले बैठी है और तकलीफ सह रही है, जैसे गाय ने ताजा ताजा बच्चा दिया हो। तुम्हारा ख्याल है इसने तुम्हें पहचाना नहीं? शर्त लगाते हो इसने तुम्हें 16 आने पहचान लिया है और 16 आने पहचान लिया है, पर वो कभी नहीं हंसती, नहीं शर्माती। या अल्लाह, मेरी टांगें फट जाएंगी। अगर ये सुअर इतना शोर ना मचाएं तो तुम मेरी टांगों पर बारिश के कतरों की आवाज सुन सकते हो, ढोल की तरह बज रही हैं। लेकिन मैं जंग में हर कीमत पर जाना चाहता था। अगर तुम समझते हो कि तुम्हारी नक्काली में मैं ऐसा करना चाहता था तो गलत समझते हो। न ही मुझे अपनी टांगों या बाजुओं से कोई बैर था या तमगों की हिरस थी। बस मैं बिल्कुल उकता चुका था। उन दिनों में मामूली सी बात पर कत्ल कर सकता था। बस मेरे सर में ये बात समा गई थी कि जंग ही एक काम है जो कि मर्द के लायक है। लेकिन हुआ क्या? वो यहीं पर इधर उधर हमें परेड करवाते रहे और जंग का जमाना निकलता गया। जब कलकत्ते में रहते हुए हमें 3 महीने गुजर गए और बर्मा के मुहाज पर जाने का जिक्र सुनते सुनते कान पक गए, तो एक दिन मैंने हवलदार मेजर से कहा, जिस रोज तू पैदा हुआ था उसी दिन तेरी माँ का दूध फट गया और तू बुजदिल हो गया था। रात भर मैं क्वार्टर गार्ड में रहा। सुबह कर्नल के पेशी हुई। मैं पागल हो रहा था। उसको भी सुनाई। कोर्ट मार्शल हुआ और मैं कैद कर दिया गया। शुक्र है गोली से बच गया। जंग खत्म हुई तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। 1 साल तक कलकत्ते में ही मजदूरी करता रहा। फिर वहां से ये मुसीबत शुरू हुई, हड़तालें और जुलूस और दहशत पसंदी। तुम यकीन नहीं करोगे, मगर ये सच है कि मैं उनमें शामिल नहीं होना चाहता था। पर जाने ये कैसे हुआ कि मैं आहिस्ता आहिस्ता उनका पक्का मोतबर आदमी बन गया, एक किस्म का लीडर। आपसे आप ही ये सब कुछ हो गया। मैं दिल्ली आ गया। अब बारिश थमती जा रही है। देखो उधर से बादल फट गए हैं। तुम्हें बोझ लग रहा है तो बोरी उतार कर गाड़ी में रख दो, अब इसकी जरूरत भी नहीं। और अगर चाहो तो जूतों के लिए आयशा का शुक्रिया अदा कर दो, खुश हो जाएगी। अभी नहीं, बाद में एक दफा हड़तालियों के गिरोह के साथ चलते हुए मैंने सोचा कि इसी वजह से मैं अपने घर से गांव से निकाला गया और आज वही काम कर रहा हूँ। आखिर क्या फर्क पड़ा? क्या फर्क पड़ता है नईम? अली की गाड़ी पर हाथ रखे एक लंबे कद का बुढ़ा, जिसका फटा हुआ लिबास और गलीज दाढ़ी थी, चल रहा था। नईम ने कई बार उस पर नजर डाली और हर बार उसे गैर मामूली सा एहसास हुआ। उस खस्ता हालत के बावजूद बुढ़े की आंखों में गहरी जहानत, गहरी दर्दमंदी और गहरे रंज की झलक थी। अचानक वो लड़खड़ाया और गिर पड़ा। नईम थकन के मारे बड़े से दरख्त की तरह झूलता हुआ उसके ऊपर जा खड़ा हुआ। अली ने उसकी आस्तीन खींची। चलो चलो, पता नहीं कौन है, इसे बिठा लो, यहां मर जाएगा। वाह वाह, अगर इसी तरह करने लगे तो। अब अगर ये चलने भी लगे तो इसे हाथ रखने को जगह न मिलेगी। देखो। नईम ने देखा। कुछ देर पहले जिस जगह पर बुढ़े का हाथ था, उसे हासिल करने के लिए कई एक बुढ़े और नौजवान एक दूसरे को धक्के दे रहे थे। गाड़ी के दोनों तरफ इसी तरह के लोगों की कतारें थीं। फाकाजदा, नीम मुर्दा भेड़ियों की तरह के लोग, जो सर झुकाए डंडों का सहारा लिए चल रहे थे। नईम औंधे मुंह गिरे हुए बुढ़े के ऊपर खड़ा झूलता रहा। नाचार अली ने उसकी मदद से बुढ़े को उठाकर गाड़ी पर लादा और पीछे पीछे चलने लगा।